गाइस, आज की जो प्रेपोजिशन वाली क्लास है ना, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। मैं इस वीडियो में इस तरीके से प्रेपोजिशन सिखाने वाली हूँ जो आपको एक बार में ही सारे प्रेपोजिशन समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से आपने कभी नहीं सीखा होगा प्रेपोजिशन। विश्वास मानिए, जितने भी प्रेपोजिशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो आप नहीं यूज कर पाओगे। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। व्हाट इज प्रेपोजिशन? तो गाइस देखिए, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो वर्ड है वाक्य में उससे रिश्ता बताता है। ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये जो आगे जो वर्ड होता है ना, ये आगे जो वर्ड होते हैं या बाद में जो वर्ड होते हैं, या फिर ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऐसा ही तो कुछ हो सकता है, नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। उनका रिश्ता बताता है दूसरे वर्ड से। अच्छा ये बताइए, ये नाउन या प्रोनाउन, दो मान लीजिए ये नाउन है ये प्रोनाउन है। आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये नाउन है ये प्रोनाउन है। इन दोनों के बीच का रिश्ता कौन बता रहा है? जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। मैं और कमरा, दोनों का रिश्ता कौन बताया? इन ने बताया। इन नहीं बताया ना कि मैं कमरे में हूं। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है में। अगर आप इन नहीं लगाओगे तो आपको पता चलेगा आई और रूम का क्या कनेक्शन है। आई और रूम हम क्यों यूज किए आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसमें इन नहीं लगाओगे। तो प्रेपोजिशन का यही काम है कि ये दूसरे का रिलेशन बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में रखी हुई है। यही बात कौन बताता है? प्रेपोजिशन बताता है, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और ये वीडियो तो आप लोगों को लाइफ टाइम काम आने वाली है। अब ये मैं बता देती हूँ कि प्रेपोजिशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस, प्रेपोजिशन में सबसे पहले हम डायरेक्शन सीखेंगे। डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, स्पेशल रिलेशन। डायरेक्शन यानी कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में रखी हुई है ये पता करेंगे। देन हम टाइम देखेंगे कि किस टाइम पे कौन सा कार्य हो रहा है, वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। उसके बाद हम प्लेस के लिए किन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद ये स्पेशल रिलेशन है ना, इस पे बहुत ही ज्यादा प्रेपोजिशन होते हैं और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, तभी आप ये सारा कवर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्लेस से स्टार्ट करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इजी होता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इजी होता है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम प्लेस से स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इनक्लोज्ड एरिया की। जब कोई इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे यानी कि बंद एरिया की बात करोगे, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं, देखिए, यूज इन। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं? इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। When something in inside something, मतलब कोई चीज किसी चीज में है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, एक इनक्लोज्ड एरिया है ना। रूम क्या होता है? आप रूम के अंदर बैठे हो तो रूम इनक्लोज्ड एरिया, आपके आसपास दीवारें होंगी, चारों ओर से घिरा होगा, एक दरवाजा होगा, तो एक बंद एरिया है वो। तो बंद एरिया में अगर आप कोई बात करोगे, मान लो मैं इस लड़की को कॉल करती हूँ, ठीक है, ये तो एक रूम में है, एक बंद एरिया में है। मैंने इसे कॉल किया और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो ये मुझे क्या जवाब देगी? मैं कमरे में हूँ। क्या बोलेगी? मैं कमरे में हूं। तो ये इस सेंटेंस को बता सकती है, ये बोल सकती है आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। लेकिन क्यों ये इन का यूज क्यों की? ये एग्जैक्ट लोकेशन अपना बता रही कि भाई मैं कमरे में हूं, ये नहीं बोल रही कि मैं घर में हूं। घर में अगर बोल दिए तो वो बात अलग हो गया। ये एग्जैक्ट अपना लोकेशन बता रही है कि मैं कमरे में हूँ, मैं क्लास में हूँ। जैसे अगर बोलना हो मैं क्लास में हूँ, इन द क्लास। मैं ऑफिस में हूँ, इन द ऑफिस। ऑफिस, क्लास, ये सब क्या है? इनक्लोज्ड एरिया है। जैसे मैं एक कमरे में आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं क्या बोलूँगी? इन द रूम यूज करूंगी, क्योंकि मैं एक कमरे में हूँ, इनक्लोज्ड एरिया है, आसपास दीवारें हैं, दरवाजा लगा हुआ है, तो ये क्या है? इनक्लोज्ड एरिया, एक बंद एरिया है। तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एट भी मैं बता देती हूँ, उसके बाद इन और एट में क्या डिफरेंस है ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का बात करेंगे। जैसे एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। मान लीजिए ये क्या है? एक पूरा घर है,
ये एक पूरा घर है। अब घर में तो काफी हिस्सा होता है, बाहर गार्डन होता है, अंदर में किचन होता है, रूम होता है, ऊपर में छत होता है। तो घर का मतलब हो गया मतलब कोई भी हिस्सा में। मान लो मैं इन लोगों को कॉल करती हूँ, इनमें से एक को कॉल करती हूँ और मैं इससे पूछूंगी तुम कहाँ हो, तो ये क्या बोलेगी, मैं कमरे में हूँ। क्या ये कमरे में है? नहीं, ये तो गार्डन में है। तो ये नहीं बोलेगी मैं गार्डन में हूँ, ये नहीं बोलेगी ये कि मैं गार्डन में हूँ, ये बोलेगी मैं घर पर हूँ या मैं घर में हूँ। बात एक ही है, ठीक है, मैं घर में हूँ या घर पर हूँ। लेकिन इसने ये तो बता दिया घर पे हूँ, लेकिन क्या ये बताया कि मैं रूम में हूँ, गार्डन में हूँ, छत पे हूँ, किचन में हूँ? क्या इसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया? नहीं। घर तो काफी बड़ा होता है और घर के कोई सा भी हिस्सा में हम हो सकते हैं। तो जब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता दोगे कि मैं कमरे में हूँ, मैं किचन में हूँ या फिर किसी इनक्लोज्ड एरिया में हूँ, तो वहाँ इनका यूज़ करेंगे। लेकिन ये इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, नहीं है ना, लेकिन ये इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, ये गार्डन में है। ये क्या बोलेगी, मैं घर पर हूँ, घर के किसी भी हिस्से में हो सकती हूँ। तो इस सेंटेंसेस मैं घर में हूँ, इस सेंटेंसेस को आप बना सकते हो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ या घर में हूँ। मैंने घर में तो जिक्र किया है, लेकिन घर के कौन सा हिस्सा में हूँ ये नहीं बताया। तो अब से आपको भी अगर कोई कॉल करता है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताना हो कि मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, या फिर जो भी आप इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे वो बता दोगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है तो आप सिंपली बोल दो आई एम एट होम, भाई मैं घर पे हूँ, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन और एट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। यस लिखिए, अगर आपको क्लियर हो गए तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। और मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। पहले ये बताइए समझ में आ गया ना? यस लिखिए। तो आपका सेंटेंस रहेगा मैं स्कूल में हूँ। इस सेंटेंसेस का आंसर आप फटाफट कमेंट में दीजिए। तो क्या होगा, मैं स्कूल में हूँ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने लोग आए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इतना अच्छा पीपीटी रेडी किया है, इतना अच्छा से समझा रही हूँ, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन में चलते हैं। तो अब है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का सरफेस लोकेशन। सरफेस यानी कि सतह की लोकेशन की बात करेंगे। यूज ऑन की बात करेंगे। व्हेन वन थिंग इज अटैच टू और टचिंग समथिंग, मतलब किसी चीज पे टच हो रहा है या अटैच है, उसकी बात करेंगे। वो कौन बताएगा? वो ऑन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल किताबें मेज पर रखी हुई है। अब आपको मेज यहाँ पर दिख रहा है, मेज के ऊपर क्या है? किताब है, कप है, पेन है, लैंप है, इतना सारा चीज है। तो क्या ये हवा में लटक रहा है? क्या ये सारी चीजें हवा में लटक रही है? नहीं, ये उसके ऊपर रखी हुई है, यानी कि ये टेबल जो है, टेबल के सरफेस को टच कर रही है ना। टेबल के सरफेस को कप ने टच किया है, बुक ने भी टच किया, पेन ने टच किया, लैंप ने टच किया, मतलब टच कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है। तो जब भी कोई सरफेस को टच करता है तो वहाँ ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ जो किताब है हम बोलेंगे किताबें मेज पे रखी हुई है। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब ये तो हम लोगों ने बना लिया क्योंकि ये सेंटेंस था किताबें मेज पे रखी हुई है, द बुक आर ऑन द टेबल। और क्या क्या रखा हुआ है? कप रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे द कप इज ऑन द टेबल। पेन रखा हुआ है, द पेन इज ऑन द टेबल। लैंप रखा हुआ है, द लैंप इज ऑन द टेबल। मतलब जो चीज सरफेस से टच रहती है, मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप चेयर पे बैठे हो सकते हो। चेयर यानी कि इनक्लोज्ड जो खुला वाला चेयर होता है ना, टेबल होता है ना, टेबल पे बैठे हुए हो। देखो दो तरह का चेयर होता है, एक हमारा होता है आर्मरेस्ट चेयर और एक होता है बिना आर्मरेस्ट चेयर। तो अगर आर्मरेस्ट जिस पे हाथ रख के आप आराम से बैठते हो, वहां तो हम इन द चेयर का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए हाथ रखने वाला नहीं है, हम अभी ऑन को सीख रहे हैं तो ऑन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हुए उस पे हाथ रखने वाला नहीं है, सिर्फ आप उस पे बैठे हो, या आप बेड पर बैठे हो, या फिर आप खड़े हो, तो फ्लोर पे खड़े हो तो आप बोलोगे ऑन द फ्लोर, ऑन द बेड, ऑन द चेयर।
मतलब जिस चीज से आप सटे हो, जिस सरफेस को आप टच कर रहे हो, वहां पे हम यूज करेंगे ऑन। तो मैं अभी बैठी हुई हूं, तो मैं सरफेस को टच कर रही हूं, तो मैं बोलूंगी ऑन द चेयर। आर्म रेस्ट चेयर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जो चीज सरफेस को टच कर रही है और इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, वो एक खुला सा है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। समझ में आ गया। अगर इनक्लोज्ड एरिया को अगर आप टच कर रहे हो ना, तो वहां पर इन का यूज करेंगे, वो बात अलग हो गई। ठीक है, वो आपको दूसरे प्रेपोजिशन वाली वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे ऑन आई थिंक आपको समझ में आ गया, कमेंट में बताइए तो ऑन क्या आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे मूवमेंट टू अ सरफेस। अब हम प्लेस की बात नहीं कर रहे, अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। प्लेस की बात हम लोगों ने कर लिया, अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। और डायरेक्शन में सबसे पहले मूवमेंट टू अ सरफेस, ऑन और ऑन टू। ऑन अभी हमने सीखा ना, अब ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। देखिए, बिल्ली मेज पर कूदी, बिल्ली मेज पर कूदती है। इन दोनों सेंटेंसेस तो देखने में एक ही लग रहा ना, लेकिन क्या डिफरेंस है यही तो समझना है हमें, ये डिफरेंस को ही तो समझना है। तो पहला सेंटेंस, पहले मैं सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी, तब ज्यादा मजा आएगा। बिल्ली मेज पर कूदे, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट जंप। गाइस, इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आपको जाना है, इस नाम को सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। वहां जाकर फॉलो कर लेना, डे वाइज जो भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदती है, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द कैट जंप ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। हमारा सेंटेंस हो गया द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द कैट जम्प ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ये तो देखिए, ये पास्ट सिंपल का था इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ये प्रेजेंट सिंपल का था इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है, जम्प्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझने का है, यहाँ पर ऑन टू लगा दिए, यहाँ पर ऑन लगा दिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये अब समझिए आप। यहाँ पे ये बिल्ली आपको दिख रही है, ये बिल्ली पहले चुपचाप बैठी हुई थी, अब इसका मन किया कि वो इस टेबल पे जाकर बैठ जाए, तो इसने यहाँ से जंप किया, उसके बाद ये टेबल के सरफेस को टच कर रही है। ऑन और ऑन टू दोनों का मतलब है सरफेस को टच करना, दोनों का मतलब होता है सरफेस को टच करना, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बिल्ली पहले नीचे थी, फ्लोर पे बैठी हुई थी, तो उस समय तो हम बोलेंगे द कैट इज ऑन द फ्लोर। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से कूद कर मेज पर जाकर बैठी तो हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। और यहाँ पर मेज है या मान लीजिए ये फ्लोर है। ठीक है, अब बिल्ली पहले से यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पे ये जंप कर रही है, ऊपर नीचे जंप कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है, हिल रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, लेकिन फ्लोर से चिपकी हुई है, फ्लोर पे ही है ये, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। तो सीधा बात ये आपको याद रखना है, अगर आप मूवमेंट करते हुए एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह को जाते हो, ये पहले नीचे वाले फ्लोर को टच कर रही थी, इसने मूवमेंट किया और दूसरे सतह पे जाके टच हो रही है, तो ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन ये जो ये फ्लोर पे पहले से भी थी और ये ऊपर नीचे कर रही है, जंप कर रही है, ये ऊपर नीचे जंप कर रही है, लेकिन अपने सरफेस को छोड़ नहीं रही, उसी सरफेस पे टच कर रही है, उसी सरफेस पर मूवमेंट कर रही है, तो वहां ऑन का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार समझाती हूँ, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसका यूज करना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, देखने में सिमिलर लगते हैं क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, पर, दोनों का मतलब पर होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों में मूवमेंट हो रहा है, दोनों में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये मूवमेंट करके एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह को जा रही है, और ये मूवमेंट तो कर रही है लेकिन अपने सतह को छोड़ नहीं रही है, उसी सतह पे है।
आप नीचे हो, पहले फ्लोर को टच कर रहे हो, आप बेड पे चढ़ोगे तो फ्लोर को छोड़ दोगे और दूसरे सरफेस को टच करोगे, तो वहां ऑन टू का यूज करेंगे। ठीक है, आप फ्लोर पे हो, आप फ्लोर पे ही चल रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो वहां पे यूज करेंगे ऑन का। समझ में आ गया अब आपको? आई थिंक समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, तो समझ में आ गया ना ऑन टू में क्या फर्क है, आपको समझ में आ गया? चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं बेड पर कूदा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का है मूवमेंट टूवर्ड एन इनक्लोज्ड एरिया इन और इनटू। इसमें भी अब मूवमेंट होगा, लेकिन ये इनक्लोज्ड एरिया में, बंद एरिया में मूवमेंट होगा, इन और इनटू। इन हम लोगों ने देखा ना, इनक्लोज्ड एरिया की बात करेंगे तो इन का यूज करेंगे, ये हम लोगों ने देखा ना। उसी से मिलता जुलता इनटू भी होता है। जैसे एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं, बिल्ली बॉक्स में जा रही है, और एक है बिल्ली बॉक्स में है। तो बिल्ली बॉक्स में जा रही है, इस सेंटेंसेस को हम सिंपली क्या बोलेंगे? द कैट इज गोइंग, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स। गाइज अगर आपको समझ में आ रहा, यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ समझ में आ रहा। गाइज आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है। मैं 30 डेज का कोर्स जो करवा रही हूँ, उसमें मैंने आपको जो जो पढ़ाया है अभी तक, उसका मैं टेस्ट लेने वाली हूँ संडे को। इस संडे को टेस्ट लेने वाली हूँ, वो भी लाइव रहेगा। लाइव आप लोगों का टेस्ट रहेगा। 100 या फिर जितना भी क्वेश्चन रहेगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगी, और उस क्वेश्चन में आप कितना मार्क्स स्कोर करते हैं वो आपको देखना है। आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, आपको कितना आता है, आपको उस वीडियो के बाद 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है, बिल्ली बॉक्स में है। बिल्ली बॉक्स में है तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इनटू का यूज कर दिया, यहाँ पे इन का यूज किया। क्यों? यहाँ भी में है और यहाँ भी में है। यही चीज तो हम कंफ्यूज हो जाते, यही तो हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है, आपको दिख रहा है। अब इसका यहाँ पर बैठने का मन नहीं किया, इसको ऐसा लग रहा कि ये खुला, ये बॉक्स जो है पूरा खुला है, चलो मैं इसमें घुसकर बैठ जाती हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से जंप किया और इसमें जाकर बैठ गई। ठीक है, सपोज करना है इसने जंप किया, यहाँ से जंप की और इसमें जाकर बैठ गई। तो ये मूवमेंट पहले एक सरफेस पे चिपकी हुई थी, इसने मूवमेंट किया और एक इनक्लोज्ड एरिया में चली गई। मूवमेंट करके जब कोई इनक्लोज्ड एरिया में चला जाता है, चला जाता है हम बोले, घूम रहा है ऐसा नहीं बोले, चला जाता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनटू का। लेकिन यहाँ जो आपको कैट नजर आ रही है, ये पहले से ही इसके अंदर है। अब ये इसके अंदर मूवमेंट करे या कुछ भी करे, लेकिन पहले से ही इसके अंदर है ना, तो यहाँ इनका यूज करेंगे। तो आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में है, वहाँ मूवमेंट कर रहे या कुछ भी कर रहे, तो वहाँ पर इन का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप मूवमेंट करते हुए इनक्लोज्ड एरिया में आ रहे हैं, मान लीजिए आप कमरे में हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ अपने कमरे में कर रहे हैं, तो वहाँ इनका यूज कीजिएगा। लेकिन आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आया, तो अब वो क्या करेगा, आपसे मिलने के लिए वो आएगा, चल कर आएगा, मूवमेंट करते हुए वो कमरे के अंदर एंटर होगा, तो वहां पर इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि उसने मूवमेंट करके इनक्लोज्ड एरिया में, पहले वो इनक्लोज्ड एरिया में नहीं था, वो बाहर से चल के एक इनक्लोज्ड एरिया में आया, तो वहां पर इनटू का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? जल्दी से यस लिखिए, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो नो भी लिख सकते हैं। मैं फिर से प्रेपोजिशन करवाऊंगी। इस वीडियो में आपको सारे प्रेपोजिशन नहीं मिलने वाले हैं, इसमें मैंने वो लिया है जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं हमारे बनाने में। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और प्रेपोजिशन लेकर आऊंगी। एक बार मैं अगर करवाऊंगी ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं आपको पूरे प्रेपोजिशन क्लियर करवा दूंगी। तो यहाँ पे इन और इनटू आपको समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, लड़का कमरे में जा रहा है। इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए, तो इनका यूज करे ना इनटू का यूज करे। अब है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का ऑफ, आउट ऑफ। ऑफ
आउट ऑफ, इसमें क्या डिफरेंस है भाई? बिल्ली टेबल से कूदी, बिल्ली बॉक्स से कूदी। बात एक ही है, दोनों में कूद रही है, दोनों में से आ रहा है। अब इस सेंटेंसेस को पहले हम फ्रेम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे बिल्ली टेबल से कूदी, यानी कि द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। बिल्ली टेबल से कूदी, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। अगर हम बोले बिल्ली बॉक्स से कूदी, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द कैट इज कमिंग। बॉक्स से कूदी आप जंप का भी यूज कर सकते हो, या फिर ये बॉक्स से निकल रही है ना, तो यानी कि आ रही है, तो वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन चलिए, आप जिसमें कंफर्टेबल रहोगे वही यूज करेंगे। हम पास्ट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे। हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड आउट, आउट ऑफ द बॉक्स। अब इसमें क्या, इसमें ऑफ लगा, इसमें आउट ऑफ लगा है, ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टेबल है, क्या ये इनक्लोज्ड एरिया है? नहीं, ये पूरा खुला एरिया है। और जब खुले एरिया से आप ऊपर से नीचे जंप करते हो, एक सतह को छोड़कर नीचे आते हो, क्या मैंने बोला? ऊपर से नीचे आप आते हो, एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह पे आते हो, तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इनक्लोज्ड एरिया से बाहर आ रहे हो, इनक्लोज्ड एरिया, ये पहले तो इनक्लोज्ड एरिया में थी ना, बॉक्स तो एक इनक्लोज्ड एरिया में है, और ये इनक्लोज्ड एरिया से बाहर आ रही है, तो यहाँ पे यूज करेंगे आउट ऑफ का। अगर अंदर से बाहर जाते तो क्या यूज करते? इनटू का यूज करते, है ना। अगर यहाँ से नीचे रहती और अंदर बॉक्स के अंदर जाती तो वहाँ इनटू का यूज करते, लेकिन बाहर आती तो आउट ऑफ का। अगर यहाँ से ऊपर टेबल पे जाती तो ऑन टू का यूज करते, लेकिन टेबल से अगर नीचे आ रही है तो ऑफ का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? लिखिए यस, समझ में आ गया। ऑफ, आउट ऑफ समझ में आ गया, यस लिखिए। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं छत से कूदा। सेंटेंसेस को जल्दी से आप फ्रेम कीजिए, तो ऑफ लगा या आउट ऑफ लगा है, जल्दी से कमेंट में बताइए। अब है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का डेस्टिनेशन, मूवमेंट टूवर्ड डेस्टिनेशन, मतलब मूवमेंट करते हुए आप अपनी मंजिल तक जाओगे। टू या टूवर्ड्स लगाएंगे। जैसे मैं ताजमहल जा रहा हूँ, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ, दोनों ताजमहल है। सेंटेंस देखिए, मैं ताजमहल जा रहा हूँ, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू ताजमहल, आई एम गोइंग टू ताजमहल, मैं ताजमहल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ताजमहल। नेक्स्ट, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का यूज करेंगे, टूवर्ड्स ताजमहल। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है मैम, ये बताइए। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने टू यूज़ किया, यहाँ टूवर्ड्स यूज़ किया। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इस लड़के को कॉल करती हूँ और इससे पूछती हूँ तुम कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, तो अगर ये सीधा अगर ताजमहल जाता है तो ये बोलेगा, देखिए इसकी डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल क्या है? ताजमहल जाना। तो ये सीधा यहाँ से चल के आया और ताजमहल के अंदर जा रहा है, ठीक है, ताजमहल ही जा रहा है, तो वहाँ आई एम गोइंग टू ताजमहल बोल देगा। लेकिन मान लीजिए ये ताजमहल नहीं जाना चाहता है, ताजमहल को क्रॉस करके बाहर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो ये ताजमहल होते हुए, ताजमहल की तरफ से होते हुए जा रहा है, यानी कि ताजमहल की तरफ जा रहा है ना, ताजमहल की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ताजमहल नहीं जा रहा, तो वहाँ टूवर्ड्स का यूज करेंगे। समझ आया? अगर आप एग्जैक्ट, जैसे आप बोलोगे आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैं स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल जा रही हूँ टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, स्कूल नहीं जा रही हूँ, स्कूल की तरफ जा रही हूँ, तो वहाँ टूवर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फटाफट फ्रेम कीजिए। अब है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। अब स्पेशल रिलेशन की बात करेंगे, टाइम हमारा बाकी है, टाइम को हम लास्ट में देखेंगे। पहले हमारा स्पेशल रिलेशन, रिलेशन पोजीशन बताएंगे अभी एवर्ब का। पहले एवर्ब का रिलेशन बताएंगे। घड़ी टेबल के ऊपर है, यहाँ आपको घड़ी दिख रहा है, यहाँ टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर है ना, घड़ी तो ऊपर में है ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द क्लॉक इज above the table, above the
टेबल, द क्लॉक इज अबव द टेबल, घड़ी टेबल के ऊपर है, ऊपर है इसलिए अबव का यूज कर दिए, ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया, ऊपर है इसलिए अबव का यूज कर दिए। लेकिन क्या ये सही है? चलिए ये सेंटेंस तो बना लिए ना, इसके बाद वाला भी देखिए, उसके बाद मैं इसका डिफरेंस आपको बताती हूँ। अब यहाँ भी है घड़ी टेबल के ऊपर है, यहाँ हम ओवर की बात करें, ठीक है, यहाँ भी बोले घड़ी टेबल के ऊपर है, सही में ऊपर है, टेबल के तो ऊपर है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। अब याद होगा आपको, इससे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, द क्लॉक इज अबव द टेबल। क्या डिफरेंस था? क्लॉक हमारा यहाँ पे था, अबव का क्लॉक यहाँ पे था और ओवर का क्लॉक यहाँ पे है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया। तो पिक्चर के थ्रू अगर आपके ठीक टेबल के ऊपर, आप टेबल का नाम लिए और ठीक टेबल के ऊपर अगर घड़ी है, ठीक ऊपर है ना, ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। यहाँ लेकिन घड़ी अबव में, घड़ी यहाँ पे थी, तो ये क्या ठीक ऊपर है? ये तो साइड में है, साइड में है, तो साइड में है लेकिन ऊपर है, तो वहाँ अबव का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज ठीक ऊपर रहती है तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। जैसे नीचे नदी है, ऊपर में ब्रिज है, तो ब्रिज सीधा ऊपर में रहता है ना, एकदम सीधे ऊपर में रहता है ना, तो वहां पे ओवर का यूज करेंगे। अगर आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ तो आपके ठीक ऊपर से होगा, तो ठीक ऊपर में अगर रहेगा तो वहां ओवर का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर साइड में रहा तो अबव का यूज कीजिएगा। अब सर उठा के देखिए, क्या आपके ऊपर फैन है? आपके ठीक सर के ऊपर फैन है या नहीं? जल्दी से बताइए, है या नहीं? सिर ऊपर उठा के देखिए, फैन है या नहीं? अगर फैन है तो आप वहां पर यूज कीजिएगा ओवर का। और इस सेंटेंस को बनाइए तो मेरे सिर के ऊपर फैन है। इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए तो अगर आपके सिर के ऊपर, जिसके सिर के ऊपर फैन है वही बनाएगा कि मेरे सिर के ऊपर फैन है, उसमें ओवर का यूज कीजिए। लेकिन जिसके सिर के ऊपर तो फैन है लेकिन साइड में है, वहां पे अबव का यूज कीजिएगा और सेंटेंस बनाइएगा। समझ में आ गया? तो जिसके सिर के ऊपर फैन रहेगा वही ओवर का यूज करेगा, नहीं तो अबव का यूज करेगा। लेकिन सेंटेंस आपको बनाना है मेरे सिर के ऊपर फैन है। स्पेशल रिलेशन का अंडर, रिलेशन पोजीशन बताएंगे अंडर का। अंडर तो सब जानते हैं, अंडर यानी कि अंदर। बिल्ली बॉक्स के नीचे है, यानी कि नीचे आपको दिख रही है ना, बॉक्स है, उसके ऊपर, उसके नीचे बिल्ली है, बिल्ली दब गई है, तो नीचे में है ना। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, बोलेंगे द कैट इज अंडर द बॉक्स। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग यूं बता दोगे कि इसका क्या होगा। बिल्ली अंदर है इसलिए तो अंडर का यूज किए, कैट इज अंडर द बॉक्स। अब कोई भी चीज अंदर में रहती है, जैसे आप टेबल पे बैठे हुए हो, उसके नीचे बिल्ली घुसकर बैठी हुई है, तो बिल्ली क्या है? नीचे है, टेबल के ठीक नीचे है, ठीक नीचे बोल रहे, ठीक है, नीचे की बात तो कर रहे लेकिन ठीक नीचे की, बॉक्स के ठीक नीचे है ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे अंडर का, ठीक है। नीचे में भी दो तरह का प्रेपोजिशन यूज होता है। अंडर तो आप देख लिए, अब बिलो भी बता देती हूँ, फिर उसका डिफरेंस आपको बता दूँ। देखिए बिलो का मतलब ही होता है नीचे, नीचे है ना, बिल्ली बॉक्स के नीचे है। लेकिन इस सेंटेंसेस में बिलो का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे द कैट इज बिलो द बॉक्स, द कैट इज बिलो द बॉक्स। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है गाइस कि अगर कोई चीज ठीक नीचे रहती है, ठीक नीचे रहती है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ठीक नीचे अगर बिल्ली बैठी हुई है, ठीक टेबल के ठीक नीचे है ना, टेबल के ठीक नीचे है, तो वहां हम यूज करेंगे अंडर का। लेकिन ये टेबल है और यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, तो ये भी टेबल के नीचे है, ये भी टेबल के नीचे है, तो क्या ठीक नीचे है? यहाँ तो नहीं है, साइड में है, तो यहाँ बिलो का यूज करेंगे। बॉक्स के हिसाब से बिल्ली तो नीचे है, देखिए नीचे है ना, लेकिन ठीक नीचे नहीं है, ठीक नीचे नहीं है, तो वहां पर बिलो का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? यस लिखिए, बोलिए मैम हमें बिलो और अंडर समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया ना?
बस यही समझना है कि कोई चीज़ ठीक नीचे रहती है तो अंडर, और कोई चीज़ नीचे तो रहती है लेकिन ठीक नीचे नहीं रहती है तो वहाँ बिलो का यूज़ करना है। चलिए एक सेंटेंस आप लोग फ्रेम कीजिए। कुत्ता टेबल के नीचे है। इस सेंटेंसेस को जल्दी से आप फ्रेम कीजिए। अब बिलो का यूज़ करना है या अंडर का यूज़ करना है, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वो जब आप देखोगे डॉग को तब आपको पता चलेगा, लेकिन इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, है बिटवीन, अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है बीच। जैसे हरा और पीला बॉक्स के बीच लाल है, ये पीला है ये हरा है, इसके बीच में क्या है, लाल है। तो इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द रेड बॉक्स। द रेड बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस, ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस। इसका मतलब हरा और पीला बॉक्स के बीच लाल बॉक्स है। देखिए याद रखिए सिंपली, अगर आप दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो सामानों के बीच में हैं तो वहां पे यूज कीजिएगा बिटवीन का। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा के बीच में है, यहाँ पे तो 4 बॉक्स रखा हुआ है, दो से ज्यादा है ना। अगर मैं इस लड़के को कॉल करूं, इससे पूछूं कि भाई तुम कहाँ हो, तो बोलेगा मैं बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में हूं। तो बहुत सारा बॉक्स है ना, उसके बीच में है। तो ये सेंटेंसेस को वो बोलेगा आई एम स्टैंड अमंग द बॉक्स, अमंग द बॉक्सेस, मतलब मैं बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में हूं। तो दोनों का बात हुआ बीच में रहने का, लेकिन बात क्या आया, दो वस्तु, दो व्यक्ति के बीच में रहने की बात करोगे तो वहां बिटवीन, और बहुत सारे, दो से अधिक के बीच में रहोगे तो वहां अमंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं रिया और रवि के बीच में बैठा हूं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे। सिंपल है, बिल्ली बॉक्स के सामने है, ये बिल्ली आपको दिख रही है, ये पीछे वाले बॉक्स के सामने है ना, यानी कि इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स मतलब ये बॉक्स के आगे है, सामने है, तो सामने की बात करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। बिल्ली बॉक्स के पीछे, अब ये बिल्ली आपको दिख रही है, ये बॉक्स के पीछे छुपी हुई है ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट इज बिहाइंड, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के पीछे है। तो जब कोई सामने रहेगा तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ का, और पीछे रहेगा तो बिहाइंड का। अब एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, मैं रवि के पीछे खड़ा हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। पोजीशन ऑफ स्पेशल रिलेशन क्या है, अक्रॉस, अक्रॉस, थ्रू। अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है, अक्रॉस का मतलब भी होता है इस पार से उस पार जाना, और थ्रू का मतलब भी होता है इस पार से जाना, इस पार से उस पार जाना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पहले सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसके बाद डिफरेंस देखते हैं। मैं नदी के उस पार गया, अब ये देख रहे हैं ये दोनों नदी में है, नदी में बोट पे है, बोट से ये इस पार से इस पार जा रहे हैं, तो इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वेंट across, I went across the river, मैं नदी के इस पार से उस पार गया। नेक्स्ट बॉल खिड़की के उस पार गया, ये बॉल था ना, पहले अंदर दो बच्चे, घर रूम के अंदर दो बच्चे खेल रहे थे बॉल से, अचानक छूटा और खिड़की को तोड़ते हुए बाहर आके गिर गया बॉल, ठीक है। तो ये भी अंदर से बाहर आया, इस पार से उस पार गया। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द बॉल went through, the ball went through the window। अब दोनों में हम लोगों ने देखा इस पार से उस पार जाना, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो गाइस ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी खुले एरिया में, ये क्या है, रिवर जो है यहाँ पर, क्या ये इनक्लोज्ड एक एरिया में है, नहीं, रिवर तो एक खुला एरिया होता है ना,
एक पूरा खुला एरिया है और आप इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो जब भी आप खुले एरिया में इस पार से उस पार जाते हो तो वहाँ एक्रोस का यूज कीजिएगा। लेकिन अंदर दो बच्चे खेल रहे थे, बॉल को उन्होंने जोर से मारा, खिड़की से बाहर निकल गया बॉल। तो खिड़की एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, एक बंद एरिया है। बंद एरिया से इस पार से उस पार जाने की बात करेंगे तो थ्रू का यूज करेंगे। मान लीजिए ये एक पतला सा पाइप है, ठीक है, इतना पतला है कि एक बच्चा निकल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ये पाइप है और यहाँ एक बच्चा है, ये बच्चा यहाँ से अंदर गया और यहाँ आकर निकल गया। तो ये इस पार से उस पार गया। एक इनक्लोज्ड पाइप, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया में इस पार से उस पार गया तो यहाँ थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर खुले एरिया में इस पार से उस पार आप जाते हो तो वहाँ एक्रोस का यूज करेंगे। आप सड़क के इस पार से उस पार जाते हो तो एक्रोस का यूज करेंगे। समझ में आ गया? चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है। कार टर्नल के इस पार से उस पार गया। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे। पॉइंट, क्लॉक, नाइट, हॉलीडेज, ये कब यूज करते हैं ये देखिए। अगर आप क्लॉक यानी कि किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात करते हो तो वहां आप एट का यूज कीजिएगा। एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 7:30 PM। इस तरह से अगर आपको टाइम बताना हो, आपको टाइम बताना होता तो एट का यूज आप करते हो ना, तो वो तो टाइम के लिए हुआ। अगर नाइट की बात करते हैं, रात की बात करते हैं, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, हम बोलेंगे माई ब्रदर, सेंटेंस बना के देखते हैं। माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट। मेरा भाई रात में लेट से घर आता है। तो अगर रात की आप बात करोगे तो वहां पर एट का यूज करोगे, याद रहना। रात की बात करोगे तो एट का यूज करोगे। हॉलीडेज की बात करोगे तो भी एट का यूज करोगे। आप बोलोगे एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस, मतलब किसी की बात करोगे, हॉलीडेज की बात करोगे तो वहाँ एट का यूज करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप क्लॉक, नाइट, हॉलीडेज की बात करोगे तो वहाँ एट का यूज करना है आपको। इस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे, यहाँ पे हम इन को देखेंगे। अगर आप मंथ की बात करते हो, जैसे इन मार्च, इन जून, तो ये क्या है, मंथ है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन का। सीजन की बात करते हो, जैसे इन विंटर, इन समर, इन रेनी, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। सीजन्स की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ द डे की बात करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो वहां क्या यूज करेंगे, वहां पर इन का यूज करोगे। अब आप बोलोगे मैम नाइट के लिए इन का यूज नहीं कर सकते? नहीं, आप एकदम गांठ बांध लो, नाइट के लिए हमेशा एट का यूज होता है, ना कि इन का, ठीक है। ईयर्स की बात करोगे, जैसे इन 2022, इन 2019, तो ईयर की बात करोगे तो वहां आप यूज करोगे इन का। सेंचुरीज आप बताते हो ना, जैसे इन 20 सेंचुरीज, इन 19 सेंचुरीज, इस तरह से सेंचुरीज बताते हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इन का, ठीक है। तो इनका आप इतना है आपका पॉइंट याद करने का, इनका इसमें यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑन के बारे में, ठीक है। ऑन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? अगर आप डेज ऑफ वीक की बात करते हो, अगर आप पार्ट ऑफ द डे की बात करोगे तो इनका यूज करोगे, लेकिन डेज ऑफ वीक की बात करोगे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे बात करोगे तो वहां पे यूज करोगे ऑन का। अगर आप डेट की बात करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट की बात करते हो तो वहां पे आप यूज करोगे, जैसे ऑन 6 जून। डेट आपने यूज किया ऑन 10 जून, तो डेट आप बताओगे तो वहां पर ऑन का यूज करोगे। अगर पर्टिकुलर डेज की बात करोगे, जैसे कोई शादी वगैरह हो गया, ऑन द बर्थडे, ऑन द एनिवर्सरी, ठीक है, तो इस समय आप ऑन का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ऑन का यूज कहाँ कहाँ आपको करना है। अब आपका छोटा सा टेस्ट है। अब यहाँ पर क्या क्या यूज करना है ये आप यूज कीजिए और इसका आंसर कमेंट। फर्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। यहाँ पे सीखने के हवाले है, पहले वो देखिए। फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विद, बाय, थ्रू या वाया, थ्रू, आउट ऑफ, ठीक है। तो ये सारे आप सीखने वाले हो। तो पहले बात करते हैं फ्रॉम।
फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है किसी जगह यानी कि प्लेस, ओके, किसी जगह से, किसी समय यानी कि फ्यूचर टाइम्स, और किसी सोर्स यानी कि स्रोत। जब आप सोर्स की बात करोगे, जब आप फ्यूचर टाइम्स की बात करोगे या प्लेस की बात करोगे तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होता है। ऑफ का यूज़ होता है किसी सतह यानी कि सरफेस से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, ऑफ का यूज़ करते हैं। मान लो पेड़ है, ठीक है, पेड़ पर आम लटके हुए थे, अब आम क्या है, नीचे गिर रहे हैं, तो पहले वो आम की सतह से चिपके हुए थे, अब वो गिर के अलग हो रहा है, तो उस सेंस में हम ऑफ का यूज़ करेंगे, OFF, ओके। सिंस का यूज़ होता है किसी बीते हुए समय, पास्ट टाइम, या एक्चुअली में आप कह लो कि फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, ओके। फॉर का यूज़ किया जाता है किसी बीते समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड, ओके, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ना, बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी ऐसे एक बार समझ लो। विद का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ से, यानी कि विद द यूज़ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से, या फिर के साथ के सेंस में आप कह सकते हो, ठीक है, या से। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, तो कलम से यानी कि किसी चीज़ से लिखती हूँ, ओके। बाय का यूज़ किया जाता है किसी वाहन से यात्रा करना, यानी कि ट्रैवल बाय सम व्हीकल्स, यानी कि वाहन, गाड़ी घोड़ा की बात करेंगे तो वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। थ्रू या वाया का यूज़ किया जाता है किसी जगह से होते हुए या फिर किसी माध्यम से, किसी जगह से होते हुए। मान लो कि मैं कोलकाता टू दिल्ली आ रही थी, ओके, तो अब कोलकाता से दिल्ली आ रही थी तो बीच में बहुत सारे स्टेशन तो पड़े होंगे, है ना, बीच में बहुत सारे स्टेशन को क्रॉस करके मैं दिल्ली पे पहुंची, ओके। मैंने कोलकाता से, हावड़ा से मैंने ट्रेन पकड़ा और बहुत सारे स्टेशन से होते हुए मैं दिल्ली पहुंची। तो किसी जगह से होते हुए कहीं पहुंचना मीन्स वाया या थ्रू का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वाया का यूज़ किया जाता है। थ्रू का यूज़ होता है एक पार से दूसरी पार में देखना, जैसे कि मान लो मैंने एक दीवार में छेद कर दिया, अब मुझे इस पार से उस पार मैं छेद की सहायता से देख सकती हूँ ना, तो वहाँ पे आप थ्रू का यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ से बाहर निकलना, इतने से इतना, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे 50 में 25 आए हैं, मेरे 50 में 50 आए हैं, यानी कि इतना में से इतना आया है, तो आउट ऑफ का यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ से बना होना या की वजह से, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ नहीं जा पाया, ओके, तो आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है से। अब एक्चुअली देखिए यहाँ पर मेरा मेन पर्पस है से रिलेटेड जितने प्रीपोजिशन होते हैं वो सारे को कवर करना। फ्रॉम से तो से होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके हिंदी मीनिंग सिर्फ से होता है, ठीक है, वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं फ्रॉम का मतलब होता है से। प्लेस यानी कि जगह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे तुम पंजाब से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मैं पुणे से आ रही हूँ, मतलब कहीं से आ रहे हो, किसी जगह से आ रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब। यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब यानी कि तुम पंजाब से आ रहे हो, किसी जगह से, प्लेस से, ओके, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख रखा है ताकि आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे। पानी बॉटल से गिराओ, अब क्या हो गया, पानी का प्लेस, पहले पानी था एक बॉटल में, उसकी बॉटल में एक जगह थी, अब मैंने उसे गिरा दिया यानी कि वो अलग हो गया। एक्चुअली एक चीज़ और भी कह सकती हो कि इसमें भी अलग होने की बात की जा रही है, एक सतह से दूसरे सतह में अलग होना। जैसे मान लो क्लासरूम में आप हो, बहुत शोर मचाए थे, मैंने आपको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, तो आप क्लासरूम को छोड़कर बाहर निकल रहे हो, तो उस सेंस में भी फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है। तो पानी बोतल से मत गिराओ, डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द बॉटल, यानी कि किसी जगह से या फिर किसी चीज़ से अलग होना। यहाँ भी तो जगह से आप अलग हो रहे हो, तुम पंजाब से आ रहे हो यानी कि पहले आप कोई और सिटी में थे, अब उससे अलग हो रहे हो, अलग होके कहीं आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे, फ्रॉम का यूज़ करोगे किसी जगह से के लिए। अब फ्रॉम का सेकेंड मीनिंग है फ्यूचर टाइम्स। फ्यूचर टाइम्स के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जाऊंगा तो मैं बोलूँगी आई विल गो
टू स्कूल फ्रॉम मंडे। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, सोमवार से मैं स्कूल जाऊँगा। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि जब हम बनाते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि मैं सोमवार से ये काम करूँगा, या फिर मैं बुधवार से ये काम करूँगी, मैं कल से ये काम करूँगी, यानी कि ये आने वाले समय की बात करें। तो आने वाले समय आपने फिक्स बता दिया कि आने वाले समय आप ये काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। तो मैं सोमवार से स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। ओके। अनु कल से आराम करेगी, आज आराम नहीं करेगी, कल से आराम करेगी। तो अनु विल टेक रेस्ट फ्रॉम टुमारो। अनु विल टेक रेस्ट फ्रॉम टुमारो, यानी कि अनु कल से आराम करेगी। किसी भविष्य के समय यानी कि फ्यूचर टाइम्स के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब है फ्रॉम से। फिर से फ्रॉम आ गया, दो हमने यूज़ देखा। ये हमारा थर्ड यूज़ है फ्रॉम, यानी कि से। सोर्स, किसी स्रोत, जैसे मैंने ये तस्वीर गूगल से ली। अब आपको ये तस्वीर मिलने का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, यानी कि आपने इसे कहाँ से पाया, गूगल से। तो गूगल हमारा सोर्स है। तो ऐसे आप कह सकते हो, यानी कि या फिर ऐसे बोल सकते हो ये मिठाई क्या चीज़ से बनी है, दूध से बनी है। तो इस मिठाई का बनने का सोर्स क्या है, दूध है। दूध नहीं होता तो मिठाई नहीं बनती, है ना। तो किसी चीज़ का सोर्स की बात करोगे, स्रोत की बात करोगे, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। मैंने ये तस्वीर गूगल से ली। आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम गूगल। आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम गूगल। उसने तुम्हें छड़ी से मारा, ठीक है। वो मारा, किससे मारा, छड़ी से। ही हिट यू फ्रॉम द स्टिक। ही हिट यू फ्रॉम द स्टिक, यानी कि उसने तुम्हें छड़ी से मारा। मैं इस दुकान से दूध लेता हूँ। दूध लेने का सोर्स क्या है, ये दुकान। तो मैं इस दुकान से दूध लेता हूँ। आई बाय मिल्क फ्रॉम दिस शॉप। आई बाय मिल्क फ्रॉम दिस शॉप, मतलब मैं इस दुकान से दूध लेता हूँ। ओके, इस शॉप से। किसी स्रोत यानी कि सोर्स की बात करोगे तो भी फ्रॉम का आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप जो काम करो इसका सोर्स क्या है ये बताने के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। तो 3 कंडीशन है फ्रॉम का यूज़ करने का। ओके, अब सेकेंड आ जाते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ पर। प्रीपोजिशन का ऑफ का मतलब होता है से, इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होता है से। सरफेस, सतह से अलग होने के लिए, जैसे मैं टेबल से धूल पोंछ रही हूँ। टेबल पर धूल चिपकी हुई थी तो मैंने धूल को साफ किया, तो धूल टेबल की सतह से अलग हो गया, है ना। तो सरफेस से अलग हो जाना, बिछड़ जाना, ऑफ। ओके, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द टेबल, यानी कि द डस्ट जो है वो टेबल से अलग हो गई। ऑफ द टेबल, द डस्ट ऑफ द टेबल। ओके, रोहन ने फ़ोन को डेस्क से उठाया, यानी कि फ़ोन पहले डेस्क पे था, अब डेस्क से अलग हो गया। सो रोहन पिक्ड दिस फोन ऑफ द डेस्क। रोहन पिक्ड हिज फोन ऑफ द डेस्क। वह इस दुकान से दूध लेता है। ही बाय मिल्क ऑफ दिस शॉप। ही बाय मिल्क ऑफ दिस शॉप, यानी कि वह इस दुकान से दूध लेता है। ओके, ये सेंटेंस इसमें नहीं होगा। ओके, ये सेंटेंस हमारा फ्रॉम का है, ये सेंटेंस इसमें नहीं यूज़ करेंगे। चाहे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, एक तरह से ये भी हो गया कि वह इस दुकान से दूध लेता है, यानी कि दूध पहले उसकी दुकान पे होता है, अब वो हमारे घर पे आएगा, वो भी अलग हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ से अलग होना। दैट्स सो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ही बाय मिल्क ऑफ दिस शॉप, ठीक है। तो किसी सतह यानी कि सरफेस से अलग होने के सेंस में आप यहाँ पर OFF ऑफ का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिंस। सिंस का मतलब भी होता है से पास्ट टाइम, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम के लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, फिक्स टाइम के लिए। ओके, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से। एक
फिक्स्ड टाइम मैंने बता दिया। आप मुझसे पूछोगे आप कब से पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूँगी सुबह से। अब आपको कोई कैलकुलेट करना पड़ा कि सुबह कितने बज रहे थे, क्या बज रहे थे, ऐसा आपने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिंपली बोल दिया सुबह से, तो आप अंडरस्टूड हो गए। तो मैंने एक फिक्स टाइम आपको बता दिया जहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ रहा है, आपको फिक्स्ड पता चल गया कि हाँ मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि जब आप बात करोगे फिक्स्ड टाइम की, तो वहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है मोहन सोमवार से कोशिश कर रहा है। कब से? सोमवार से। एक फिक्स्ड टाइम है, तो हम बोलेंगे मोहन हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। मोहन हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, यानी कि मोहन जो है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है किसी बीते समय से। एक तरह से पास्ट टाइम कह सकते हो या फिर एक तरह से फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम के लिए भी हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फोर। फोर का मतलब होता है से। फोर का भी हिंदी मीनिंग से होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी टाइम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपने मुझसे पूछा कि कब से पढ़ा रही हो, तो मैं बोलूँगी कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो मान लो अभी आपने नहीं देखा कि कितना टाइम हो रहा है और मैं आपसे अचानक बोल दूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, है ना। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा वहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, आपने अभी टाइम नहीं देखा कितना बज रहा है और मैंने सडनली आपको बोल दिया कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो अब आपको ये सोच में पड़ जाओगे कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में आप फोर का यूज़ करोगे। आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, यानी कि वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है किसी बीते हुए समय की अवधि। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करोगे, यानी कि फिक्स टाइम नहीं है, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको फोर का यूज़ करना है। सिंपली अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मान लो आप बोलोगे कि मैम इस घर में आप कब से रह रहे हो, और मैं बोलूँगी कि 2005 से रह रही हूँ, आपको भी पता नहीं है, आपको एकदम सडनली मैंने बोल दिया, आपको याद नहीं आ रहा कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे ना, अभी कौन सा ईयर चल रहा है। मैं बोलूँगी कि मैं 5 साल से इस घर में रह रही हूँ, आप सोचोगे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 5 साल पहले कौन सा ईयर चलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया ना, मतलब आपको फोर का यूज़ करना है। लेकिन अगर मैंने फिक्स बता दिया मैं 2005 से इसमें रह रही हूँ, तो अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, आपको क्लियर हो गया कि मैं 2005 से इसमें रह रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको यूज़ करने सिंस और फोर। फिक्स टाइम है तो सिंस, और टाइम ड्यूरेशन है तो फोर। ओके, चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर से फोर के यूजेस है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे के लिए के सेंस में। जैसे मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया है, तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। ओके, तो के लिए के सेंस में फोर का यूज़ होता है। वह मेरे पास पैसे के लिए आया, तो हम बोलेंगे ही कैम टू मी फॉर मनी। किसके लिए? पैसे के लिए, फॉर मनी। के लिए के सेंस में फोर का यूज़ होता है। ओके, वह केवल 2 घंटे काम करेगा, यानी कि 2 घंटे के लिए काम करेगा। he will work for 2 days। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, किसी समय की अवधि में कुछ करना। ठीक है, एक किसी भी अवधि में, जैसे 2 घंटे काम करेगा, यानी कि 2 घंटे के अंदर काम करेगा। ओके, तो वहाँ पे फोर का यूज़ हमने कर दिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट फिर फोर है किस चीज़ के बदले कुछ लेना, किसी चीज़ के बदले कुछ लेना। इन एक्सचेंज के सेंस में हम यूज़ करते हैं फोर का। मैंने 500 रुपये में उसे मोबाइल दिया, यानी कि मान लो आपने मुझे 500 दिया, तब मैंने मोबाइल दिया, तो 500 के बदले मैंने आपको मोबाइल दिया, है ना। तो एक्सचेंज किया, आपने 500 दिया, मैंने फ़ोन दिया। तो एक्सचेंज के सेंस में भी फोर का यूज़ होता है। आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर ₹500। आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर ₹500। रोहन ने 4000 में साइकिल खरीदी, यानी कि उसने 4000 दिया और साइकिल खरीदी, तो बोलेंगे रोहन परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹4000। रोहन परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹4000। ओके, यानी कि इन एक्सचेंज के बदले, किसी चीज़ के बदले कुछ लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे विद, यानी कि से। विद का मतलब भी से होता है विद द यूज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का यूज़ करके। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, किसी चीज़ से मैंने कुछ काटा, है ना। तो विद द यूज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से आप कोई काम करते हो। मैंने पत्र लिखा, किससे?
पेन से, है ना। मैंने लकड़ी काटा, किससे? कुल्हाड़ी से, है ना। तो किसी चीज से कुछ काटना मतलब किसी चीज से कुछ करना, सो विद का यूज करेंगे। या फिर आप समझ जाओ किसी औजार टूल्स की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे विद का यूज़ करते हैं। तो मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद अ नाइफ, आई कट द केक विद अ नाइफ। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, किससे? नीले पेन से। ही रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन, ही रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन। उसने नीले पेन से पत्र लिखा। तो किसी चीज़ के प्रयोग करके कोई काम करोगे ना, तो वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे, विद द यूज़ ऑफ समथिंग। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है विद का यूज़ करेंगे साथ के सेंस में। ये तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं के साथ के सेंस में विद का यूज़ करते हैं। वो इस मामले में पूजा के साथ है, तो हम बोलेंगे ही इज़ विद पूजा इन दिस मैटर, ही इज़ विद पूजा इन दिस मैटर, यानी कि वह इस मैटर में, इस मामले में पूजा के साथ है। वह मेरे साथ बहस कर रही है, तो हम बोलेंगे सी इज़ आर्ग्यूइंग विद मी, सी इज़ आर्ग्यूइंग विद मी, यानी कि वह मेरे साथ बहस कर रही है। नेक्स्ट है बाय का यूज़ करेंगे से के सेंस में। ट्रेवल बाय सम व्हीकल्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाय का यूज़ किया जाता है किसी व्हीकल्स के द्वारा, यानी कि किसी वाहन, गाड़ी उड़ी की बात करोगे ना, तो वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। जैसे उसकी बेटी कार से स्कूल जाती है, तो कार क्या है? एक व्हीकल है, वाहन है। तो हम बोलेंगे हिज डॉटर गोज टू स्कूल बाय कार, हिज डॉटर गोज टू स्कूल बाय कार। मैंने रेलगाड़ी से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, यानी कि मैंने रेलगाड़ी से यात्रा की। किसी वाहन से यात्रा करना, यानी कि ट्रैवल बाई सम व्हीकल्स। तो किसी यात्रा करने के लिए जो वाहन का यूज़ करते हो, उस वाहन से पहले आपको बाई का यूज़ करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बाई का यूज़ करेंगे तक के सेंस में, ओनली विद टाइम। ठीक है, तक के सेंस में मतलब इतना बजे तक ये काम हो जाएगा, एक डेडलाइन है। जैसे मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, यानी कि 4 ही मेरा डेडलाइन है, 4 के बाद नहीं होगा, 4 बजे तक ही निकल जाऊंगा। तो आई विल लीव बाय 4 o'clock, आई विल लीव बाय 4 o'clock। वह कल तक दिल्ली पहुंच जाएगी, शी विल रिच दिल्ली बाय टुमारो, शी विल रिच दिल्ली बाय टुमारो। हम सुबह तक यह खत्म कर देंगे, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम सुबह तक यह खत्म कर देंगे। ओके, आगे देखिए। सो नेक्स्ट इज बाय का यूज़ करेंगे बगल में के सेंस में। नेक्स्ट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेसेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, नेक्स्ट टू का यूज़ कर सकते हो। I was standing by him, I was standing next to him। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई है? Why are the books kept by the slippers? beside का यूज़ कर दो, बहुत यूज़ होता है। Why are the books kept beside the slippers? ठीक है, किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई है? तो by का यूज़ बगल में के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट इज by का यूज़ करेंगे द्वारा, पैसिव वॉइस में। मैंने पैसिव वॉइस भी आपको कवर करवाया ना, तो पैसिव वॉइस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, किसी के द्वारा, के द्वारा के सेंस में बाय का यूज़ होता है। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। यह तस्वीर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा ली गई है। द पिक्चर वॉज टेकन बाय अ स्ट्रेंजर, द पिक्चर वॉज टेकन बाय अ स्ट्रेंजर। बाय का यूज़ करेंगे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है थ्रू या वाया से। ठीक है, थ्रू या वाया। यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली थ्रू कानपुर, या वाया कानपुर। ओके, यह बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया, यानी कि आपने कहीं से ट्रेन पकड़ी थी जिसका बीच स्टॉपेज आपका बिजनौर था, उसके बाद ये दिल्ली पहुंचा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही कैम टू दिल्ली थ्रू बिजनौर, या फिर ही कैम टू दिल्ली वाया बिजनौर। किसी जगह से होते हुए या फिर किसी माध्यम से होते, किसी जगह से होते हुए कहीं जाना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू का यूज़ करेंगे से का सेंस में, वन साइड टू अनदर। मैं खिड़की से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, तो आप इस पार से उस पार देख सकते हो ना।
तो आप क्या बोलोगे? आई कैन सी थ्रू द विंडो एज इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके, आई कैन सी थ्रू द विंडो एज इट इज ट्रांसपेरेंट. मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ. आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल. मतलब आपने दीवार में छेद कर दिया, आप इस पार से उस पार देख सकते हो. तो अगर आप इस पार से उस पार देख सकते हो सो वहाँ पे आपको थ्रू का यूज़ करना है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ. आउट ऑफ का मतलब होता है से. टू एग्जिस्ट फ्रॉम या दिस आउट ऑफ दिस. जैसे घर से बाहर आओ और सीधे को मुड़ो. घर से बाहर आओ और सीधे हाथ को मोड़ो. घर से बाहर आओ यानी कि टू एग्जिस्ट फ्रॉम, किसी से मतलब एग्जिट कर लो, बाहर निकल जाओ. ठीक है. कम आउट ऑफ द हाउस एंड टर्न राइट. कम आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से बाहर निकलो, ऐसा आप कहना चाहते हो. टू एग्जिस्ट यानी कि बाहर निकलना. इस गुब्बारे को बाल्टी से निकालो. ठीक है, किसी चीज़ से बाहर निकालने की बात हो रही है. ठीक है, तो हम बोलेंगे टेक दिस बलून आउट ऑफ द बकेट. टेक दिस बलून आउट ऑफ द बकेट, किसी चीज़ से बाहर निकलना, आउट ऑफ. ओके. नेक्स्ट एंड द लास्ट, आउट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या मेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बना होना. जैसे मैंने इस्तेमाल किए हुए पन्नों से कुछ खिलौने बनाए, यानी कि किसी चीज़ से बना होना. तो हम बोलेंगे आई मेड सम टॉयज आउट ऑफ यूज्ड पेजेस, यानी कि कोई पेजेस खराब था उससे आपने कोई चीज़ बनाया, किसी चीज़ से कुछ बनाना, मेड फ्रॉम समथिंग. तो आई यहाँ पर आउट ऑफ का यूज़ करेंगे. उसने दूध से मक्खन बनाया, किसी चीज़ किससे बनाया? दूध से मक्खन बनाया, किसी चीज़ से कुछ दूसरी कुछ बनाया. तो हम बोलेंगे ही मेड बटर आउट ऑफ मिल्क. ही मेड बटर आउट ऑफ मिल्क. ठीक है, तो इस तरह से आप आउट ऑफ का यूज़ कर सकते हो. तो बस इतना हमारा प्रीपोजिशन है, जिसका सभी का हिंदी मीनिंग अगर आप देखने जाओ, अगर गौर से आप देखो तो इस सभी के हिंदी मीनिंग हमारे से निकलते थे. ठीक है, में दीजिए ऊपर. ऊपर से रिलेटेड हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है. क्या क्या है? ऑन, अवर्ब, ओवर, अप. ये 4 प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर. लेकिन कब कब यूज़ किया जाता है? चारों का सेंस अगर मैं बोल दूँ आपको कि किताब टेबल के ऊपर है, तो ये तो आप सभी को पता है कि इसमें ऑन का यूज़ किया जाता है. लेकिन ऊपर के सेंस में तो अवर्ब का, ओवर का और अप का भी तो यूज़ किया जाता है. तो जब किताब टेबल के ऊपर है उसके लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, तो इन सब का यूज़ कहाँ किया जाता है ये भी तो समझना पड़ेगा ना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं. सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है ऑन. ऑन का मतलब होता है ऊपर और पर. जैसे कि टेबल के ऊपर किताब है या फिर टेबल पर किताब है, तो ऊपर बोलो या पर बोलो, दोनों के लिए आपको ऑन का यूज़ करना. काफ़ी यूज़फुल है, हर टाइम इसका यूज़ किया जाता है. विलेज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसे समझना भी काफ़ी ईजी है. देखिए कैसे है. किताब टेबल पर है, तो यहाँ पर तो मैंने पर लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है किताब टेबल के ऊपर है ना. इस तरह से भी तो सेंटेंस हो सकता है कि किताब टेबल के ऊपर है. लेकिन अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि ऑन का यूज़ कहाँ करना है, तो आप तो यहाँ पर अवर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं या अप का भी यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए ऑन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर ऊपर का सेंस तो आएगा लेकिन टच करेगा. जो 2 थिंग्स आपके रहेंगे, चाहे वो टेबल और बुक हो, चाहे वो बेड और फ़ोन हो, सभी एक दूसरे को टच करेंगे. ऊपर तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे से टच करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम ऑन. ठीक है, सरफेस को टच होना चाहिए. जैसे कि किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है और उसके ऊपर किताब रखी हुई है, तो सब देखिए सतह को टच करी ना, सरफेस को टच कर रही है, यानी कि इसमें ऑन का यूज़ करेंगे और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल. देखिए अभी आपको लग रहा है कि ये सब तो इजी है, लेकिन काफ़ी सारे मैं ऐसे प्रेपोजिशन बताऊंगी जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है. ठीक है, तो ये हो गया द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है. नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे साथ आप लोग बनाते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी. फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ है या फिर फ़ोन बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, तो ये फ़ोन बिस्तर को टच कर रहा है ना, टच करा, सरफेस को टच करा, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे. बनाइए, कैसे बनाएंगे? आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और विलेज में आपको फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अभी के अभी सारे कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगी। तो फोन बिस्तर पर रखा हुआ है, इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द फोन हैज केप्ट, रखा है यानी कि रखने का काम कंप्लीट हो गया है, राइट। और कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि हैज हैव और केप्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऑन द बेड, किस पे रखी हुई है, बेड पे रखी हुई ना, इसलिए ऑन द बेड। तो द फोन हैज़ केप्ट ऑन द बेड। यहाँ पे अगर यहाँ पर बुक भी रखी होती तो हम बोलते द बुक हैज़ केप्ट ऑन द बेड। तो इस तरह से जो भी चीज़ एक सतह को टच करती हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर दीजिएगा ऑन का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थी ऑन की। आई होप आपको ऑन समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं गाइज। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाता है ना तो लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैंने आपको कैसा समझाया, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे अवर्ब। अवर्ब का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन कब यूज होता है, टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। ये आपको ये पूरा वॉल है यानी कि दीवार है और यहाँ पर टेबल रखी हुई है, यहाँ क्लॉक है, ठीक है। अब मैंने बोला टेबल के ऊपर दीवार पर, टेबल के ऊपर है ना, ये टेबल के ऊपर है, टेबल नीचे है और टेबल के ऊपर ये क्लॉक है और दीवार पे क्लॉक टंगी हुई है, तो दीवार को टच करिए, राइट। ये जो क्लॉक है दीवार को टच करे, यानी कि टच करिए तो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है, क्या ठीक ऊपर है, नहीं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो घड़ी है टेबल से ऊपर है, लेकिन टेबल के ठीक ऊपर नहीं है। देखिए साइड में है ना, तो जहाँ पे आप ऊपर की तो बात करते हो लेकिन ठीक ऊपर नहीं होती है, तो वहाँ अबव का यूज़ करेंगे। इसके बाद जब मैं ओवर बता दूंगी ना तब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, तो हम बोलेंगे देयर इज a clock, there is a clock on the wall। on the wall का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल पे जो क्लॉक है वो टच कर रही है, ठीक है। above the table, above the table। तो ये चीज़ तो सेम, ये चीज़ तो बस ये समझना है कि ये जो टेबल है ना, ये जो घड़ी है टेबल से ठीक ऊपर नहीं है, ऊपर है लेकिन पूरे ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है, साइड में है, इसीलिए यहाँ पर अबव का यूज़ किए, ठीक है। पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के क्या ठीक ऊपर है, नहीं, ये तो साइड में है। अगर यहाँ से भी देखने जाए तो ये साइड में है ना, हेलीकॉप्टर साइड में है, पेड़ के ठीक ऊपर नहीं है। तो जब कोई चीज़ ठीक ऊपर नहीं रहती है तो वहाँ अबव का यूज़ करते हैं। ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ओके। तो चलिए सेंटेंसेस को बनाइए, जब मैं ओवर क्लियर कर दूंगी तो ये 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले इसको बना लीजिए आप। क्या बोलेंगे हम इसको, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, हम बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ helicopter above the tree, above the tree, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर above the tree। पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है ना, चलिए ओवर क्लियर करती हूँ, ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्रेपोजिशन डिफरेंस के साथ समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब उसके डिफरेंस को समझ लेते हैं तो वो भी समझ में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर, मतलब कोई चीज़ ऊपर है। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, फिर से वही सेंटेंस, लेकिन देखिए पिक्चर अलग है ना। यहाँ पे देखिए एवर्ब में देखिए आपका क्लॉक यहाँ पे था, लेकिन ओवर में देखिए, ओवर में आपका क्लॉक टेबल के ठीक ऊपर है। तो जब ऊपर कोई चीज़ रहेगी लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगी, मतलब यहाँ जो आप यहाँ पहले जो हम अबव में देख रहे थे यहाँ पर क्लॉक था ना, तो क्या घड़ी टेबल के ठीक ऊपर था, नहीं। लेकिन अभी जो हम ओवर में देख रहे हैं ये टेबल के ठीक ऊपर है। तो कोई चीज़ ठीक ऊपर रहती है तो वहाँ आप यूज़ कीजिएगा ओवर का, लेकिन कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे अवर्ब का, ठीक है।
अब देखिए सेंटेंस बनाइए, इसमें दोनों सेंटेंस सेम बनेगा, जहाँ एवर्ब का यूज़ किए वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे क्योंकि ठीक ऊपर रहने की बात किए थे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, बनाइए आप भी, आपको समझ तो आ गया, चलिए बनाइए आप भी। हम बोलेंगे देयर इज़ अ क्लॉक, और ये भी दीवार से चिपकी हुई है यानी कि ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। तो यही आपको समझ में आ गया, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल ओवर द टेबल। नेक्स्ट है, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। यहाँ जो पेड़ है देखिए ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है ना, ठीक ऊपर है। पहले जो पिक्चर देखे थे हम लोग, देखिए ठीक ऊपर नहीं थी, साइड में थी, लेकिन अब जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो पेड़ के ठीक ऊपर है, यानी कि ओवर का यूज़ करेंगे। तो बताइए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम इस सेंटेंस को बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो जब अब एवर्ब और ओवर आई थिंक आपको क्लियर हो गया, यस बोल दीजिए ताकि मैं कमेंट क्रिएट करूंगी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको ओवर और एवर्ब समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए तो यस आप लिख दीजिए, मैं देख लूंगी कमेंट। ओवर और एवर्ब आपको समझ में आ गया। चलिए अब ऊपर के सेंस में और एक वर्ड था हमारा अप, अप का यूज कहाँ करते वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अप का यूज करने कहाँ पर किया जाता है, अप का यूज तो हम ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्राइस के ऊपर की बात करते हैं या फिर मतलब कोई चीज ऊपर जा रहा है, मतलब कोई लेवल में ऊपर जा रहा है या फिर प्राइस में कोई चीज ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल अप का यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब कोई चीज ऊपर, गुब्बारा ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पे अप का यूज कर दीजिए। आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, वहां पे अप का यूज कर दीजिए। प्राइस ऊपर जा रहा तो वहां पे अप का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा है। तो पैरासूट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर पैरासूट आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, सिंपली ऊपर जा रहा है, ना किसी से टच हो रहा है, ना किसी के ठीक ऊपर है, ना किसी के साइड ऊपर है, बस ऊपर है। तो यहाँ पे अप का यूज कर देंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द पैरासूट, द पैरासूट इज गोइंग अप, गोइंग अप। तो हमारा सेंटेंस हो गया द पैरासूट इज गोइंग अप, पैरासूट ऊपर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कीमत ऊपर जा रही है। बताइए इसकी सेंटेंस क्या बनेगी, मतलब ये जो कपड़े खरीदने आई है ना, ये तो कपड़े का प्राइस ज़्यादा था, तो ये बोल रही है कि जो प्राइस है ना, कीमत है ना, ऊपर जा रही है। तो बताइए क्या होगा ऊपर जाने के लिए, प्राइस है, प्राइस सब्जी का दाम हो गया या फिर किसी चीज का भी कीमत हो गया, ऊपर जा रही है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइसेस यानी कि कीमत ऊपर जा रही है, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे अप यानी कि ऊपर। अब हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन कर लिए ऊपर के सेंस में, ऑन, एवर्ब, ओवर और अप। चलिए इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते, साथ में सेंटेंसेस ले लेते, इसकी प्रैक्टिस कर लेते ताकि ये 100% क्लियर हो पाए। चलिए अब बारी हमारी प्रैक्टिस की। पहला सेंटेंस है नदी के ऊपर ब्रिज है। पहले आप इस सेंटेंस को बनाओ। आपको इस सेंटेंसेस में क्या लग रहा है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज होना चाहिए? 4 प्रेपोजिशन है ऊपर के लिए, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? नदी के ऊपर ब्रिज है, यानी कि नीचे नदी है उसके ऊपर ब्रिज है। बताइए क्या यूज होगा? बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही आसान है। तो इस सेंटेंसेस में देखिए ऊपर, तो नदी के ठीक ऊपर ब्रिज होगी ना, साइड में तो नहीं होगा नदी का, साइड में तो ब्रिज नहीं होगा, नदी का ठीक ऊपर में ब्रिज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, तो इसके ठीक ऊपर में ब्रिज होगा ना, इसे साइड में तो होकर ब्रिज नहीं रहेगा, तो ठीक ऊपर है यानी कि ओवर का यूज करेंगे। हमारा इस सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ ब्रिज। अब ब्रिज और नदी एक दूसरे को टच भी कर रही है क्या? नहीं कर रही है, तो ऑन का भी यूज नहीं होगा और साइड में नहीं रहेगा। ये जो नदी है, नदी से साइड में तो ब्रिज नहीं रहेगा, तो एवर्ब का भी यूज नहीं होगा। ये कोई कीमत वगैरह तो है नहीं, जो ऊपर जा रहा है उसमें भी अप का यूज नहीं होगा, तो बचा ओवर।
ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के सेंस में, वो भी ठीक ऊपर के सेंस में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। बताइए, टेबल यानी कि नॉर्मल जो हमारा टेबल होता है ना, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जो टेबल होता है उस पे उसके ऊपर बैठा हुआ है। बताइए कैसे, क्या बनाएंगे? रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस में लगाएंगे ऑन। ऑन क्यों लगाएंगे हम इस सेंटेंसेस में? क्योंकि टेबल के ऊपर जब रोहन बैठेगा तो वो सतह को टच करेगा, ठीक है। आप टेबल पे बैठोगे तो आप सतह को टच करोगे ना, टेबल को टच करोगे, तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है तो वहां पर यूज होता है ऑन का। ओके। दाम बढ़ रहे हैं यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या हम बताएंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा ना, कोई चीज प्राइस ऊपर जाती है या बढ़ती है, ठीक है, बढ़ रहे हैं या फिर ऊपर जा रहे हैं, बात तो एक ही है। बढ़ रहा मतलब ऊपर ही जा रहा ना, तो वहां पे अप का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइस मतलब दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे 4 प्रेपोजिशन और हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन का यूज करना सीख लिया। क्लियर हो गया? एक बार यस बोल दीजिए कि ऊपर के सेंस में जो हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन सीखा वो आपको क्लियर हो गए। तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और क्या कंफ्यूजन प्रेपोजिशन है वो देखेंगे, ठीक है। एक बार यस लिख दीजिएगा आप लोग अगर समझ में आ गया ऊपर वाला तो। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट ऊपर हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नीचे में भी वही दिक्कत आती है। ऊपर में तो सीख लिया हम, अब नीचे को छोड़ देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो नीचे के लिए यूज होता है अंडर, बिलो, बीनीथ, डाउन, ठीक है। अब ये 4 प्रेपोजिशन सीखेंगे। ओके, चलिए आगे नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर का। अंडर का मतलब होता है नीचे। कोई चीज नीचे तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब कोई चीज नीचे है। अब यहाँ पर आप बास्केट देख रहे हैं यानी कि टोकरी देख रहे हैं, टोकरी के नीचे यहाँ बिल्ली का पैर दिख रहा ना, तो ये तो टोकरी के नीचे है लेकिन दिख रही है ना, पूरी तरह से कवर नहीं है टोकरी में, तो दिख रही है। तो टोकरी के नीचे बिल्ली है। तो जब कोई चीज नीचे रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर एक बिल्ली छुपी बैठी हुई है टेबल के नीचे। अब आप बिल्ली को इधर से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो, किधर से भी देख सकते हो ना, टेबल के नीचे है, आप किधर से भी देख सकते हो। तो जब कोई चीज नीचे रहती है, केवल नीचे रहेगी और आप सब तरफ से देख पाओगे उसको, ठीक है, सब तरफ से देख पाओगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे। टोकरी के नीचे बिल्ली है तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट अंडर द बास्केट, अंडर द बास्केट, देयर इज अ कैट अंडर द बास्केट, मतलब टोकरी के नीचे बिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है वह मेरे नीचे काम करता है। तो ये जो लड़का है ना, मेरे नीचे काम करता है, यानी कि मान लो मैं बॉस हो गई और ये मेरा एम्प्लॉय हो गया, तो ये तो मेरे अंडर में काम करेगा ना, नीचे में काम करेगा। तो यहाँ भी आप नीचे के सेंस में कर रहे हैं, लेकिन क्या कवर होके काम कर रहा? कवर नहीं है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे औहदा में नीचे में काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हम बोलेंगे ही। आप बनाइए मेरे साथ, आप बनाते हुए चलिए, बनाइए। क्या हम बनाएंगे सेंटेंसेस को? हम बोलेंगे ही वर्क्स। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ही वर्क्स अंडर मी, अंडर मी मतलब वो मेरे नीचे काम करता है, यानी कि वो मेरा जो पोजीशन है उससे ऊपर में है, वो मुझसे नीचे काम करता है। ओके, तो कोई चीज़ नीचे की बात करते हो लेकिन वो फुल्ली कवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रीपोजिशन क्या है हमारे। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बिलो। बिलो का यूज करते हैं नीचे के सेंस में। देखिए बिलो का यूज नीचे के सेंस में होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कब कब होता है, ठीक है। देखिए पहला तो घड़ी के नीचे टेबल है,
घड़ी के नीचे टेबल है, यहाँ पे घड़ी है, घड़ी के नीचे टेबल है। देखिए ये वाला जो ये वाला बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले देखिए ये घड़ी है ऊपर में, नीचे में टेबल है, तो घड़ी के नीचे टेबल है तो क्या ठीक नीचे है? जैसा आपने ओवर और एवर्ब में देखा था ना, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है, ठीक है। एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है, तो एवर्ब में क्या था? ठीक ऊपर नहीं था। उसी तरह से बिलो में भी ठीक नीचे नहीं है ये टेबल, नीचे तो है, नीचे तो है, घड़ी से नीचे है टेबल, लेकिन ठीक नीचे नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिलो का। लेकिन जो अंडर है ना, इसमें देखिए अलग चीज है। मान लीजिए यहाँ पे आपका टेबल है, ठीक है, और ये जो क्लॉक रहेगा ना, घड़ी रहेगा ना, ये ठीक ऊपर रहेगा। जब कोई चीज ठीक नीचे रहती है, ठीक है, घड़ी के नीचे ठीक नीचे ये जो है ना, घड़ी के ठीक नीचे टेबल है, तो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लॉक के ठीक नीचे टेबल नहीं है, साइड में है लेकिन नीचे है, तो वहां बिलो का यूज करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक, बिलो द क्लॉक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मेरा घर आपके घर के ठीक नीचे है। अब देखिए यहाँ पर लेबल की भी बात करें। अब मान लीजिए यहाँ पर आप रहते हो, वो बड़े वाले जो घर है ना, यहाँ पर आप रहते हो और मैं ये छोटे वाले घर में रहती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। तो देखिए नीचे है ना, यहाँ पे हम लेबल की बात करें, नीचे का सेंस में दो चीज आप ध्यान दीजिएगा बिलो में। एक तो ठीक नीचे अगर नहीं रहेगा तो वहाँ बिलो का यूज कर दीजिएगा, और दूसरी बात लेबल की बात कर लो या लिस्ट की बात कर लो, ये सब में अगर आप नीचे की बात करोगे ना, जैसे कि मेरा नाम आप लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, मैंने ऐसे बोला कि मेरा नाम लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, तो आपके नाम से नीचे है तो वहां भी हम यूज करेंगे बिलो का, नीचे के सेंस में बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। लेबल की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे तब। तो मेरा घर आपके घर से नीचे है, इस सेंटेंसेस को अगर आप बनाओगे, बनाइए, तो क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे माई हाउस इज बिलो, माई हाउस इज बिलो योर हाउस। मतलब लेबल में आपके घर से मेरा घर नीचे है, ठीक है। तो लेबल की बात कर दी, इसलिए बिलो का यूज कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट डे नीचे के सेंस में हम यूज करेंगे बीनीथ का, बीनीथ या अंडरनीथ। तो अंडरनीथ का यूज हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपको अंडरनीथ या बीनीथ में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो नीचे के सेंस में। मतलब कोई चीज़ नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, फुल्ली कवर्ड रहेगी। यहाँ पे अंडर में हम लोगों ने क्या देखा? नीचे तो रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं रहेगी, लेकिन बीनीथ में पूरी तरह से कवर रहेगी, आपको दिखेगा ही नहीं। मान लो आपने रात में घर में ताला लगाया और आपने जो चाबी थी पिलो के नीचे रख दिया। अब आपने पिलो का नीचे रख दिया चाबी, उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आपको साइड से किधर से भी आप देखोगे तो आपको चाबी नजर आएगा? नहीं, क्योंकि आपने तकिए के नीचे रख दिया तो वो पूरी तरह से कवर हो गया, वो जो चाबी है पूरी तरह से कवर हो गया, तो आप देख नहीं पाओगे, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का, ठीक है। और अगर आप देख पाओगे तो वहां यूज करेंगे अंडर का। तो मेरी चाबियां तकिए के नीचे है, आपने यहाँ तकिया के नीचे चाबी रख दिया, यहाँ पे मैंने चाबी रखा है लेकिन आपको दिख रहा क्या? मैंने चाबी रखा है, आपको दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए बीनीथ का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, सॉरी देयर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट के बारे में बताया, मेरी चाबियाँ यानी कि माई कीज, हम बोलेंगे माई कीज आर बीनीथ द पिलो, बीनीथ द पिलो। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया माई कीज आर बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे मेरे पैसे चादर के नीचे है। अब ये चादर जो है इसके नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि मैंने कहाँ पर पैसे रखे हैं? नहीं ना दिख रहा है, लेकिन मैंने पैसे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे रखे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है,
और उसमें हम यूज़ करेंगे beneath का। नीचे तो रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा my money is beneath। तो अब आप जब भी प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिएगा ना, तो नीचे के सेंस में ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हम नीचे के सेंस में करते हैं। तो 3 आपको समझ में आ गए ना? लेबल या लिस्ट की बात करोगे और नीचे रहने की बात करोगे तो वहाँ पर बिलो का यूज़ करेंगे। अगर नीचे रहने की बात करते हो लेकिन फुल्ली तरह से कवर्ड नहीं हो, आप देख सकते हो उसको कि नीचे है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अंडर का। लेकिन कोई चीज़ नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, आप देख ही नहीं पाओगे उसको, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे बीनीथ का। ओके, चलिए और एक बच गए हमारे नीचे के सेंस में। सो नेक्स्ट है हमारे डाउन। डाउन का यूज़ करेंगे नीचे के सेंस में। यहाँ पर अप का यूज़ ऊपर के सेंस में कर रहे थे, डाउन का यूज़ करेंगे नीचे के सेंस में। ठीक है, जैसे अप का ऑपोजिट होता है डाउन। अप मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ या फिर उड़ के ऊपर जाओ, कीमत ऊपर जाओ, तो वहाँ पे अप का यूज़ करेंगे। जस्ट उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज़ नीचे आ रही, गुब्बारा नीचे आ रहा है या फिर कीमत नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर यूज़ कर देंगे डाउन। ओके, जैसे कि पैरासूट नीचे आ रहा है, अभी ये पैरासूट जो है नीचे आ रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे द पैरासूट इज कमिंग डाउन। पैरासूट नीचे आ रहा है, द पैरासूट इज कमिंग डाउन। नेक्स्ट है हमारे कीमत नीचे आ रही है। कीमत नीचे आ रही है यानी कि प्राइस की बात करेंगे तो भी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? डाउन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या था? अप था, यानी कि ऊपर जा रहा था, और डाउन यानी कि नीचे आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कीमत नीचे आ रही है, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। ओके, तो अप डाउन आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, तो अब बताइए इसमें क्या यूज करेंगे? 4 हमारे पास प्रेपोजिशन है, डाउन, बीनीथ, बिलो और अंडर। इसमें से क्या यूज होगा? मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, इसमें क्या यूज होगा? इसमें पेड़ के नीचे तो बैठी है लेकिन हम देख सकते हैं ना मम्मी को, पेड़ के नीचे बैठी हुई है लेकिन हम मम्मी को देख सकते हैं, वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अंडर का। तो हम बोलेंगे मॉम इज, मदर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मेरी किताब मेरी तकिए के नीचे था। मैं जो किताब पढ़ रही, रात में मैं किताब पढ़ रही थी और मैंने जो था वो किताब को तकिए के नीचे रख दिया, उसके ऊपर से तकिया रख दिया, तो अब क्या किताब को आप देख पाओगे? मैंने उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आप किताब को देख पाओगे? नहीं, वो तो फुल्ली तरह से कवर्ड हो गया, यानी कि बीनीथ का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई बुक वॉज बीनीथ। माई बुक वॉज बीनीथ माई पिलो। माई बुक वॉज बीनीथ माई पिलो। मेरी किताब मेरे तकिए के नीचे था। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है यानी कि नीचे जाने की बात करें, नॉर्मली नीचे जाने की बात करें तो वहाँ डाउन का यूज़ कर देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बोलेंगे द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। चलिए नीचे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब प्रेपोजिशन, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है हमारे पास के बीच के लिए अभी तक हम लोगों ने सीखा है बिटवीन और अमंग, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी अमीड। बिटवीन, अमंग या अमीड, क्या कंफ्यूजन है? अमीड बोलो या अमीड्स बोलो? अमीड बोलो या अमीड्स बोलो? अमंग बोलो या फिर अमंगस्ट बोलो? बात एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, चलिए प्रैक्टिस कर, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या किसमें क्या यूज़ होता है। सबसे पहले बिटवीन, आप सभी जानते हो बिटवीन का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब दो वस्तुओं के बीच में रहने की
बात करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है। तो देखिए, मैं रिया और टीना के बीच में खड़ी हूँ। तो ये रिया है, ये टीना है। रिया टीना के बीच में मैं हूँ। तो दो लड़कियों के बीच में मैं हूँ, दो व्यक्तियों के बीच में मैं हूँ, यानी कि बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड टीना, रिया एंड टीना। तो ये हमारा था बिटवीन, यानी कि दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करोगे बिटवीन का यूज़ कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बिल्ली दो बॉक्सों के बीच बैठी हुई थी। यहाँ दो बॉक्स है, ये बिल्ली उसके बीच में बैठी हुई है। क्या यूज़ करेंगे बताइए? तो यूज़ क्या करना वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कैसे सेंटेंस बनाएंगे आप बना के दिखाओ। तो बिल्ली दो बॉक्सों के बीच बैठी हुई है, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग among two boxes। ठीक है, तो यहाँ पर दो बॉक्सेस के बीच में बैठी हुई है, तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग अमंग टू बॉक्सेस। ओके, तो ये बिटवीन आपको समझ में आ गया, वो तो आपको बिटवीन आता ही है। चलिए, इसमें ज़्यादा ध्यान हम देंगे कि अमीट को। यहाँ पे अब हमारे नेक्स्ट है अमंगस्ट। अमंग या अमंगस्ट बात एक ही है, के बीच, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करते हो तो वहाँ अमंग का यूज़ करोगे। जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच खड़ी हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ, दो से अधिक है ना, उसके बीच में मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग अमंग मैनी गर्ल्स, अमंग मैनी गर्ल्स। तो जब आप दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होंगे तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा अमंग का। ओके, बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है, क्या हम लगाएंगे बताइए? तो बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है। यहाँ पर बिल्ली है, देखिए यहाँ पर कितने सारे, दो से अधिक, यानी कि 5 यहाँ बॉक्सेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो से अधिक रहता है तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज sitting, the cat is sitting among many boxes, many boxes। तो हमारा सेंटेंस हो गया द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, बिल्ली बहुत बक्सों के बीच बैठी है। तो जब दो से अधिक, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन, और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करोगे तो वहां पर अमंग का यूज करेंगे। अब अमीट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अमीट का मतलब होता है के बीच, अमीट का मतलब होता है के बीच, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, परिस्थिति की बात करेंगे। आप परिस्थिति मतलब कोई प्रॉब्लम के बीच में आप फंस जाते हो ना, किसी ट्रैफिक के बीच में फंस जाते हो, वहां पर हम ना वस्तु की बात कर रहे हैं ना व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, न वस्तु दो से अधिक है या 4 है 5 है, जितना भी नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम सिचुएशन की बात करें कि मैं कुछ समस्या के बीच में फंस गया था, ये सब आप कहना चाहते हो। जैसे कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया था। ट्रैफिक के बीच कितने आदमी या क्या आप गिन पाओगे? नहीं, एक सिचुएशन आप दिखा रहे हो, एक कंडीशन आप दिखा रहे हो, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को आप दर्शा रहे हो कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ और ना मैं 2 व्यक्ति की बात करी ना 5 व्यक्ति की बात करी। मैं वहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रही हूँ कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम, सॉरी पास्ट है ना, तो हम यहाँ पर एम का यूज नहीं वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना। आई वॉज स्टक अमीट या फिर अमीट्स का यूज करेंगे द ट्रैफिक। ओके, तो जब कंडीशन या परिस्थिति में किसी चीज में फंस जाना यानी कि वहां पे अमीट का यूज करेंगे। देखिए मैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ। अब बुरी स्थिति यानी कि कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें आप फंस गए हैं, तो क्या आप यहाँ पर अमंग और बिटवीन का यूज़ कर पाओगे? के बीच तो आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर 2 व्यक्ति है या 2 से अधिक व्यक्ति है?
नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हम अमंग या फिर बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे, अमीट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम स्टक। इस तरह से कोई आपको जल्दी नहीं सिखाएगा, इतनी कंपेयर करवा के, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किसका यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम स्टक अमीट बैड सिचुएशन, मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ, ठीक है। तो ये 3 थे, बिटवीन, अमंग और अमीट। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो पाए। अब देखिए, प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, बताइए तो इसमें क्या यूज़ करें। उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, इसमें क्या, उनकी समस्या क्या है, व्यक्ति है क्या, 2 समस्या, 3 समस्या, 4 समस्या, कितना समस्या आप गिन सकते हो, नहीं। यहाँ पे आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम अमीट का यूज़ करेंगे। हम सेंटेंस को बनाएंगे माई टाइम वॉज वेस्टेड, माई टाइम वॉज वेस्टेड, मेरा समय बर्बाद हो गया, अमीट देयर प्रॉब्लम्स, अमीट देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के बीच। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया उनकी समस्याओं के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, माई टाइम वॉज वेस्टेड अमीट देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है वो 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, क्या हम यूज़ करेंगे बताइए। 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, इसको क्या हम बनाएंगे, हम इस सेंटेंसेस 2 की बात कर रहे हो ना, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग, he was standing between 2 footballers। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन 2 फुटबॉलर्स, वो 2 फुटबॉलर्स के बीच खड़ा था, यानी कि 2 अगर व्यक्ति के बीच में खड़ा था इसलिए बिटवीन, अगर 2 से अधिक रहता है तो वहाँ पर अमंग। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है, ये तो पहले वाले सेंटेंस है, इसे हम नहीं फ्रेम करते, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया क्या यूज़ होगा, आप सेंटेंस को फ्रेम करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया इसमें क्या यूज़ होगा। तो इन सभी का हिंदी मीनिंग हमारा से था, जो हमने ये सारे को कवर किया बहुत ही डिटेल में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी ये क्लास, ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट जिनमें और भी प्रीपोजिशन, हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, सभी की क्लास में लेकर आऊँगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।